धूमल परिवार का गढ़ हमीरपुर और यहाँ के सांसद अनुराग ठाकुर न्यूज़ नेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल और मेरे गृह क्षेत्र हमीरपुर में स्वागत। हर कोई ये जानता है कि आप यूथ आइकॉन के तौर पर आज देश में शुमार हैं, युवा सांसद हैं और न सिर्फ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि आज अपने पिताजी को आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री के पद तक आसीन करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी से कुछ दिनों पहले तक ये बात स्पष्ट नहीं थी कि आपके पिताजी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी। क्या आप लोग निराश थे? बिल्कुल भी नहीं। एक कार्यकर्ता होने के नाते जो सम्मान मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता मित्रों ने दिया है, हमीरपुर और हिमाचल की जनता ने जो सौभाग्य हमें दिया है हिमाचल की सेवा करने का, बहुत कम लोगों को मिलता है। और पार्टी में करोड़ों लोग काम करते हैं, बड़े गिने चुने लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है जी। और मुझे लगता है धूमल जी 3 बार सांसद बने, मैं 3 बार सांसद बना, 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रतिपक्ष के नेता बने। इससे ज़्यादा ना हमने ज़िंदगी में कभी कोई चाहा था। उनकी ज़िंदगी का सफ़र, धूमल जी ने 10वीं कक्षा पास करके LIC की नौकरी की जी। उस समय इवनिंग क्लासेस कॉलेज में पढ़ते थे, BA MA किया, प्रोफेसर लगे और उसके बाद जब राज्य की सेवा करने की इच्छा थी तो उसके बाद यहाँ पर आए। मैंने सदा क्रिकेटर बनने की कोशिश की और जब वहाँ पर लगा कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ा। हालांकि मैं इंडिया अंडर-19 इंग्लैंड के खिलाफ खेला जी, कप्तान भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद तो डेस्टिनी ने जहाँ लेकर गए वहाँ पर काम किया है। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे 3 बार सांसद बनाया जी, मात्र 42 साल की उम्र में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट का पिच और राजनीति का अखाड़ा कौन है ज़्यादा बेहतर या कौन है ज़्यादा मुश्किल? देखिए, वहाँ पे आपको फिर चांस मिलता है, लेकिन राजनीति में अगर आप एक बार आउट हो जाओ तो 5 वर्ष के बाद मौका आता है। इसलिए आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है जी। वहाँ एक बॉलर आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाता है, यहाँ हज़ारों कार्यकर्ताओं की फौज और आपके ओपोनेंट्स जी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होता है। आपकी छोटी सी बात, मान लीजिए आपके कार्यक्रम से पहले कुछ लोग सेल्फी लेना चाहते थे, मेरा ये कहना कि कार्यक्रम खत्म होने का इंतज़ार करें, हो सकता है कुछ को पीड़ा पहुंचा दे। तो आपने किस तरह से वो बात कहनी है कि मुझे 2 खींचनी है लेकिन कार्यक्रम के बाद। तो ये बहुत अंतर है पिच और अखाड़े का जी। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता आपको अनुभव आता है। यानी पिच के माहिर होते होते अब आप राजनीति के माहिर भी हो रहे हैं। होना पड़ेगा, नहीं तो बीच में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये अनुराग जी को जय श्री राम। अनुराग जी बस अनुराग जी, जैसा आपने कहा कि राजनीति में कार्यकर्ता बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश की इस इकाई में 3 धड़े बने हुए थे। उनमें से एक धड़ा आपके पिताजी का, दूसरा JP नड्डा जी का, शांता कुमार जी, और अंततः आला कमान को तय करना पड़ा और या चुनना पड़ा। क्या वाकई में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 3 धड़ों में है? क्या वाकई में गुटबाजी इतनी बड़ी है जिसका फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहती थी? मुझे लगता है बहुत कुछ बातें केवल मीडिया स्पेस में होती हैं। ये तो हमारे समाज में गॉसिप भी नहीं होती जी। सब नेता एकजुट हैं। शांता जी वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी वरिष्ठ हैं, नड्डा जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं। सब में समन्वय बहुत अच्छा है, सारी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप बार बार ये क्यों लगता है कि आपके ऊपर या फिर आपके पिताजी के ऊपर धर्मशाला में क्रिकेट ग्राउंड को लेकर, और आप लोग भी इस मामले को अभी लंबे थे सुप्रीम कोर्ट में, आप भी दरअसल करप्शन के मामले में फंसे हुए हैं, आपका दामन भी पाक साफ नहीं है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी हास्यास्पद कोई और बात नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम जी मैंने 25 साल की उम्र में धर्मशाला में बनाया और सबसे कम लागत का स्टेडियम पहाड़ों में बनाया, जिसकी कीमत 3 गुना ज्यादा, जिसकी कीमत 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी उसकी कम थी जी। आज दुनिया के हर खिलाड़ी ने आकर उसकी सराहना की। केस क्या है? केस कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जमीन पर कब्जा कर लिया जी। ये कोई केस है? सुप्रीम कोर्ट में वो केस हारे, 7 केस किए, 4 सुप्रीम कोर्ट में हार गए
करोड़ों रुपए प्रदेश का बर्बाद कर दिया। 3 केस पेंडिंग है, कांग्रेस वो भी हार जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मैंने 7 से ज्यादा बड़े ग्राउंड बनाकर दिए, 70 ग्राउंड छोटे बना रहा हूं। वीरभद्र जी ने आज से 12 साल पहले कहा कि मैं शिमला में धर्मशाला से बड़ा स्टेडियम बनाऊंगा। मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूं जी। वीरभद्र जी 10 रुपए खर्च नहीं कर पाए, मैंने जिला शिमला में भी 12 करोड़ रुपए खर्च करके 2 स्टेडियम वहां भी बना दिए। तो फिर आखिरकार लोग क्यों इस तरह के आरोप, खास करके विपक्ष इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रहा है? लोग क्यों कहते हैं कि आपने क्रिकेट को अपनी जेब की थाती बनाकर हिमाचल प्रदेश पे अपनी एक सत्ता चलाने की कोशिश की है? क्या ये वाकई में सही है? क्या मैं ये कहूं, अजय कुमार जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति न्यूज़ नेशन का इतना बड़ा एडिटर क्यों नहीं बन सकता? देखिए, आपकी काबिलियत के आधार पर आपके चैनल ने आपको रखा है। हमारी एक संस्था है जहां पर लोकतंत्र में उसके मेंबर्स हैं जी। वो मेंबर्स अपने प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स को चुनते हैं। अगर मैंने आज से 17 वर्ष पहले कुछ किया होगा, जब मैं देश में किसी भी राज्य का सबसे युवा अध्यक्ष था जी। और 17 सालों के बाद भी आज देश का सबसे युवा अध्यक्ष किसी क्रिकेट बोर्ड का हूं, तो मुझे लगता है मैं बीसीसीआई का भी अध्यक्ष बना तो कोई ये नहीं कि धूमल जी का बेटा था जी। काम किया, पहचान बनाई, लोगों ने पसंद किया तो चुना, और वैसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने चुना। तो वीरभद्र जी नहीं कर पाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? एक और चर्चा है जो कि मीडिया में बहुत चल रही है, लेकिन शायद वास्तविकता आप बेहतर जानते हैं। लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये चुनाव 2 दिग्गज नेताओं पर नहीं बल्कि 2 दिग्गज बेटाओं के बीच में है। 2 बेटे, एक तरफ आप, दूसरी तरफ वीरभद्र जी के बेटे। क्या ये चुनाव वाकई में आप दोनों के बीच है? देखिए, लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं, ये हिमाचल की जनता की लड़ाई, हिमाचल को बेदाग करने के लिए और देवभूमि वीरभूमि का सम्मान वापस लौटाने के लिए है। केवल चुनाव की बात होती तो मैं कहता 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई, 2 नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री बनने का, इस प्रदेश को नेतृत्व करने की लड़ाई है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़कर है। हिमाचल के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार हैं और उसकी साख पूरी दुनिया भर में है। वो छवि खराब हुई है। जहां तक उनके परिवार से लड़ाई की बात हो, मैं हमने ना कभी परिवारों के बीच में लड़ाई देखी जी। हाँ, वीरभद्र जी ने जरूर पिछले चुनाव में कहा था कि बाकी प्रदेश एक तरफ, केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट को जीतना है। मुझे यहां तो नहीं हरा पाए क्योंकि कार्यकर्ताओं ने, जनता ने बहुत प्यार दिया जी, लेकिन वीरभद्र जी की पत्नी चुनाव हार गई। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे कर लें। लोग आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो कुछ आपके बारे में पढ़ा, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ काफ़ी वक्त बिताना पसंद करते हैं और एक बहुत ही पारिवारिक किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप वाकई में अपने परिवार के साथ और क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस दिशा पर हैं, एक राजनीतिक के पास अपने परिवार के लिए वाकई में वक्त बहुत कम होता है। तो कैसा वक्त निकाल पाते हैं, क्या कर पाते हैं आप? जैसे कहा जाता है, किसी भी सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है जी। मुझे नहीं पता मैं सफल हूं या नहीं हूं। नहीं, सफल नहीं होते तो इतने लोग नहीं होते, लेकिन जहां पर भी मैं हूं उसके पीछे मेरे परिवार का और मेरी पत्नी का बहुत हाथ है। क्योंकि एक महीने में मैं लगभग 24 से 25 दिन सफर करता हूं जी। 10 से 12 दिन मैं बसों में रात को सोकर सफर करता हूं ताकि 12 दिन काम करने के लिए ज़्यादा मिले। और कई बार तो होता है मैं सुबह 5 बजे घर पहुंचता हूं, 7 बजे की फ़्लाइट लेके चला जाता हूं, या मैं आकर सोता हूं, तब तक बच्चे चले आते हैं, मैं अपना काम शुरू करता हूं। मुश्किल से 4-5 दिन महीने में परिवार के साथ मिलते हैं। और दिल्ली में आप जानते हैं जी, पूरे देश के युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहने के बावजूद देश के कार्यकर्ता मिलने आते हैं। दिल्ली में काम होता है, अलग अलग दफ्तरों में जाना पड़ता है, तो परिवार के साथ बहुत कम समय बिताने को मिलता है। अनुराग जी, एक बार फिर राजनीति पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है बार बार कि आप लोगों ने पूरे दमखम इसलिए झोंक दिया क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। प्रधानमंत्री ने अप्रैल के महीने से ही एक तरह से चुनाव का बिगुल फूंक दिया था। लगातार सभाएं कर रहे हैं, अमित शाह जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, आप लोग लगातार सभाएं कर रहे हैं और जुटे पड़े हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सिर्फ 1 दिन के लिए आने वाले हैं, आश्वस्त हैं कि शायद जनता उन्हें वोट देगी ही देगी। तो क्या वाकई में कहीं कोई संशय था आपके दिमाग में? मुझे लगता है इसमें 3 कारण हो सकते हैं। एक, कांग्रेस के पास मोदी जी के कद का कोई नेता नहीं, अमित शाह जी के कद का अध्यक्ष नहीं, और जो हमारे बाकी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के पास तो प्रदेश ही कोई बचा नहीं।
भाजपा ने 18 राज्यों में सरकारें बना ली, कांग्रेस सिमटकर 1-2 में रह गई जी। दूसरा कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हार नजर आ रही है। जिस दिन धूमल जी का नाम घोषित हुआ, कांग्रेस का वॉर रूम खाली नजर आया, कुर्सियों पर एक आदमी नहीं था और भाजपा के भारी तादाद में नौजवान वहां पर काम करने में लगे हैं जी। फील्ड की मैं बात करूं तो मोदी जी को सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। जिस सभा स्थल पर मोदी जी का कार्यक्रम मंडी में हुआ, उसके 1/4 भाग पर राहुल गांधी जी की पूरी सभा को नहीं भर पाए। आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस क्यों राहुल जी को बुलाएंगी। इसीलिए उन्होंने 2 लोगों को भेजा जी, एक हुड्डा जी को और एक हरीश रावत जी को। दोनों ने आकर वीरभद्र जी को कहा, हरियाणा और उत्तराखंड हम हार चुके हैं, हम 2 हैं, तीसरे की जरूरत है, आप जल्दी आ जाइए। आज देश भर में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 नवंबर को ब्लैक मनी के खिलाफ बड़े अभियान के तौर पर उसे सेलिब्रेट करना चाहती है। कांग्रेस बहुत डिंडोरा भी पीट रही है। आप न सिर्फ यहां बल्कि दिल्ली में भी एक अच्छा रसूख रखते हैं। क्या वाकई में इन 2 नीतियों की वजह से मोदी सरकार जरा फिसलती नजर आ रही है? खुद आपका ऐसा आकलन है क्या? देखिए, पहला तो मैं कहूं कि देश ने एक बड़ा बदलाव देखा है। वो कहते थे तो चाय बेचने वाला है, लोगों ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जहां तक ये 2 निर्णयों की बात है जी, डिमोनेटाइजेशन 500,000 का नोट बंद करने से पहले हमने क्या कदम उठाए। कांग्रेस ने 4 साल में काले धन पर कमेटी का गठन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बावजूद नहीं किया। हमने पहले दिन कमेटी का गठन किया, फिर लोगों को अवसर दिया कि अपना काला धन जमा करवाएं और टैक्स दें और बाकी पैसा सफेद कर लें। फिर हमने विदेशों से संधि की, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी की जी। उसके बाद लोगों को अवसर दिया। उसके बाद 500,000 का नोट हमने 8 नवंबर को बंद किया। उसके बाद कितने चुनाव हुए? पहला चंडीगढ़ म्युनिसिपल कमेटी का हुआ जी। कॉरपोरेशन के चुनाव में हमने 22 में से 20 सीटें जीतकर अपनी कॉरपोरेशन बनाई। उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में 404 में से 325 हम जीते, कांग्रेस को 7 सीटें मिल पाई। दिल्ली नगर निगम में हमने तीनों के तीनों जीते जी। अब हिमाचल की बारी है, कमल खिलने की तैयारी है। और दूसरा आपका था जीएसटी का। जीएसटी जी। आप सोच रहे होंगे मैं जीएसटी को छोड़कर भाग रहा हूं, नहीं। कांग्रेस 10 साल में नहीं कर पाई। जी। हमने चुनाव नहीं देखा, हमने देश को देखा। हमने 17 तरह के टैक्स, 22 तरह के सेस, 1150 चुंगी नाकों को समाप्त किया, एक टैक्स जीएसटी लगाया और यह भी कहा किसी को तकलीफ होगी तो बात सुनकर उसमें बदलाव करेंगे। जी। मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, उनके राज्यों ने भी आकर हस्ताक्षर किए हैं, उनके विधायकों सांसदों ने भी इसको पास किया है। आज कांग्रेस इसको विषय क्यों बना रही है? कांग्रेस अगर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है तो देश की जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता देश को आगे बढ़ता देखना चाहती है। हमने कहा 1 महीने की बजाय 3 महीने में आप अपना जी रिटर्न फाइल करें। हमने माना, संशोधन किया। कुछ और मांगे व्यापारियों की थी जो कुछ प्रदेशों ने नहीं मानी, हम उनको मना रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगली मीटिंग से पहले हम वो भी करवा लेंगे। एक और जुमला है जो आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, गुजरात के संदर्भ में है, लेकिन जाहिर सी बात है जब हिमाचल की बात होती है तो विकास कहा जा रहा है कि विकास पागल हो गया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि विकास को ढूंढना है तो हिमाचल में आके ढूंढो। तो यहाँ विकास मिल गया आपको कि विकास अभी पागल है? देखिए, मैं नौजवानों से पूछता हूं कि उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई। पिछले घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, दे नहीं पाई। इस बार कहा 1.5 लाख लोगों को देंगे। 2012 का जिसने घोषणा पत्र बनाया, 2016 में वीरभद्र जी ने कहा अरे किस मूर्ख ने बनाया है, अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को कहा और 2017 में उसको फिर अध्यक्ष बना दिया घोषणा पत्र का। कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस के और घोषणा पत्र के जो संयोजक थे दोनों ही नहीं आए और कांग्रेस ने पिछली 12 की मांगों को इस बार फिर घोषणा पत्र में दिखा दिया। जहां तक विकास के पागल होने की बात है, कांग्रेस इसलिए कहेगी क्योंकि मैं आपको कांग्रेस के विकास की कहानी बता दूं। वीरभद्र जी का बेटा बेरोजगार है, 3 साल पहले 40 लाख की संपत्ति थी, आज 84.5 करोड़ की है। हर महीने की 1.5 करोड़ की कमाई कहां से आई?
और जहां तक प्रदेश के विकास की कहानी, जी सड़कों में आप तो आए हैं, बिल्कुल हिमाचल की सड़कें, सड़कों में खड्डे, खड्डों में पानी, यह है कांग्रेस के विकास की कहानी। घरों में नल, नलों में नहीं आता रोज पानी, यह है कांग्रेस के विकास की कहानी। खड्डों का अवैध खनन, वनों का अवैध कटान, शराब और ड्रग्स की अवैध बिक्री, जिन्होंने छीनी नौजवानों की जवानी, यह है कांग्रेस के विकास की कहानी। एक आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है कई सवाल हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से, दो बड़ी प्राथमिकता अगर आपके पिताजी की सरकार यहाँ बनती है तो आप क्या भरोसा देते हैं जनता को, जिसके लिए अनुराग ठाकुर अकाउंटेबल होगा? वो कहेंगे कि हाँ ये दो बातें हैं जो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो होकर रहेगी, चाहे सूरज पूरब से क्यों ना उगे। देखिए, मुझे लगता है अगर हम धूमल जी का पिछला कार्यकाल देखें जी तो सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में, बिजली वाले मुख्यमंत्री के रूप में, विकास वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हजारों किलोमीटर की सड़कें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ मिलकर बनाई, पन बिजली परियोजनाएं लगाकर हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा किया, पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए और इसके अलावा किसानों बागवानों के लिए पॉली हाउसेस पर सब्सिडी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्कीम्स, नई मंडियां बनाकर यह काम किया, हजारों कमरे स्कूलों में निर्माण किए। एक खुद प्रोफेसर थे, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई, उससे लाभ मिला, 10 लाख लोग अस्पताल तक पहुंचे। 5 वर्षों में 85 अवार्ड, डायमंड स्टेट अवार्ड मिला, नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला। हमारा एजेंडा केवल विकास, विकास और विकास रहेगा। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं। आपको बहुत धन्यवाद।